जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 1 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस की जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है ज्ञान सर के पेड कोर्स में, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप जरूर ज्वाइन करिएगा, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इनको भी फॉलो करिएगा, क्योंकि यहां पर हम आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं और लेक्चर की अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिलती है। सो आज की जो हमारे टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, फिशरी सेक्टर में जो सब्सिडीज आती है उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, मत्स्य पालन सब्सिडी से रिलेटेड। फिर सोलार रोटेशन डायनेमिक्स जो है उसकी मैपिंग की बात हो रही है। ये भी एक अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस का एक अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट, शुगर सेक्टर की रिकवरी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो ये 5 आर्टिकल्स हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करनी है। सो इंडियन कैंसर जीनोम एटलस, इन्होंने लॉन्च किया है पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल। तो इस लाइन से हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि एक वेबसाइट जो है वो लाई जा रही है, जिस वेबसाइट में कैंसर पेशेंट्स की प्रॉपर डिटेल जो है वो मेंशन की जाएगी। और ये एक डेवलपमेंट हम लोग को कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट का देखने को मिल रहा है इंडियन पॉपुलेशन के लिए। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को यही है कि जो गैप आ रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट में, जो कि वेस्टर्न डेटा के सेट्स के ऊपर आधारित है, तो ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स प्रोवाइड कराएगा, एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब देखो, सिंपल शब्दों में, जो आपको पता है कि इंडियन पॉपुलेशन जो हम लोग को देखने को मिलती है, अब इंडिया का एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में इंडिया आती है। इंडिया का मॉनसून क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, और आपको ऑलरेडी पता है जो भी स्पीसीज होती हैं, प्रजातियां जो होती हैं, जैसे ह्यूमंस हुई और दूसरी प्रजाति हुई, वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो डेवलप करती हैं। यस, तो यूरोप का एनवायरमेंट अलग है, वहां पर रहने वाले लोग जो हैं उनका मेटाबॉलिज्म अलग है, अलग तरीके से ऑपरेट होता है, अलग तरीके से ट्रिगर होता है। अफ्रीका के अंदर रहने वाले लोगों का मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से ट्रिगर होगा, अलग तरीके से ऑपरेट होगा, राइट। तो ये जेनेटिक्स की बात हो रही है। तो अभी जो कैंसर के रिसर्च और ट्रीटमेंट में जो हम लोग वेस्टर्न डेटा सेट का उपयोग करते हैं, उसको हटाकर अब हम अपना खुद का इंडियन पॉपुलेशन का डेटा सेट जो है वो तैयार करेंगे, जिससे कि कैंसर पर बेहतर रिसर्च हो सके इंडियन पॉपुलेशन के लिए। बात समझ में आएगी? यहां तक आपको क्लियर हुई? नेक्स्ट, तो ये प्लेटफॉर्म जो है, यहां पर आपको जो है बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा, जैसे कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्लिनिकल कोरिलेटेड डेटा हम लोग को इंडियन कैंसर पेशेंट्स का देखने को मिलेगा। इंडियन कैंसर पेशेंट का प्रॉपर डेटा होगा, और ये मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कैंसर रिसर्च में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, राइट। और इससे इंडिया स्पेसिफिक डेटा सेट हम क्रिएट करेंगे, जिससे कि और बेहतर तरीके से इंडियन डेमोग्राफिक में कैंसर पर रिसर्च जो है वो की जा सके। क्लियर? प्रॉपर अच्छे से कि क्या है ये टॉपिक, क्यों हम लोग ये डेटा बना रहे हैं, तो वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब सुनो, इंडियन कैंसर जीनोम एटलस क्या है ये। तो इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ऑपरेट करता है एज अ नेशनल इनिशिएटिव के तौर पर, जो फोकस करता है कि हम जितने भी कैंसर जीनोमिक्स है उसकी मैपिंग करें, उसका डेटा एक रिकॉर्ड करें, उसकी ट्रांसक्रिप्टोमिक्स करें, प्रोटियोमिक्स करें। सिंपल शब्दों में, इंडियन कैंसर पेशेंट्स का डेटा जो है, जीनोम से रिलेटेड डेटा, और जीनोम क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को हम जीनोम बोलते हैं। हमारी हर एक की बॉडी के अंदर डीएनए होता है, यस, और उसका जो कंप्लीट सेट होता है वो होता है जीनोम। तो कैंसर पेशेंट के जीनोम जो है उसके डेटा को जो है वो यहां पर कलेक्ट किया जाता है और मैप किया जाता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऑपरेट करता है, जिसको पब्लिक, प्राइवेट और फिलेंट्रॉफिक कोलैबोरेशंस जो है वो सपोर्ट करते हैं। 50 से भी ज्यादा क्लिनिशियंस, रिसर्चर्स, डेटा एनालिटिक्स, ये बेसिकली कैंसर की डायग्नोसिस जो है उसको बढ़ाने पर फोकस करते हैं।
कैंसर के ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर वेबसाइट का ये होने वाला है कि इससे हम इंडियन स्पेसिफिक कैंसर डेटा सेट तैयार करेंगे जो इंडियन कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने में और इंडियन कैंसर पेशेंट्स की रिसर्च में जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा बस ध्यान में रखिएगा। मल्टी ओमिक्स डेटा जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलता है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक है, तो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। इनिशियली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स पर फोकस किया जाएगा और ये डिटेल डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर डीएनए, आरएनए सबका डेटा, प्रोटीन प्रोफाइल्स का डेटा प्रॉपर तरीके से रहने वाला है, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा, ठीक है। इसके अंदर आगे चल के लंग कैंसर और दूसरे प्रकार के कैंसर भी शामिल किए जाएंगे, उनके डेटा भी शामिल किए जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर पर मेनली फोकस ये लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, सी बायो पोर्टल के इंटीग्रेशन की यहां पर बात हो रही है। ये प्लेटफॉर्म जो है बताया जा रहा है कि बिल्ड किया गया है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सी बायो पोर्टल के ऊपर। ये इंश्योर करेगा कि ग्लोबल कैंसर रिसर्च पर जो प्रयास चल रहे हैं उसके साथ ये इंटीग्रेटेड रहे। मतलब ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर जो वेबसाइट है उसी का ही एक पार्ट हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। एज सिंपल एज दैट, बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसमें एथिकल डेटा शेयरिंग की प्रैक्टिसेस होगी बायोटेक प्राइड के अंदर, जिसमें रिसर्च और इनोवेशन को डेटा एक्सचेंज के थ्रू जो है वो प्रमोट किया जाएगा। यस, इसके अंदर गाइडलाइंस होंगी, आपस में साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो कोलैबोरेट करके रिसर्च करें, वो सब पूरी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। इसके अंदर जीनोम डेटा होगा, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स डेटा होगा, यानी कि आरएनए मॉलिक्यूल का, सेल का, टिश्यू का, ऑर्गेनिज्म का सबका डेटा होगा। एपिजीनोमिक्स यानी कि हम लोग को देखने को मिलता है डीएनए की प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी। जांच किया जाएगा प्रॉपर तरीके से कि क्या इफेक्ट हो रहा है जीन एक्सप्रेशन के अंदर। फिर प्रोटियोमिक्स, एक स्टडी होती है प्रोटीन के इंटरेक्शन की कि किस प्रकार से सेल्स के साथ जो है वो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये पूरी चीज पर मेनली फोकस करके ये डेटा सेट तैयार किया जा रहा है। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना कि 2022 में इंडिया के अंदर 14,13,306 नए कैंसर के केसेस नजर आए हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ फीमेल पेशेंट के केसेस नजर आ रहे थे। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिला 13.6% सभी केसेस में, ठीक है। और दूसरे प्रकार के कैंसर के टाइप के अंदर लिप और ओरल कैविटी कैंसर, सर्वाइकल और यूट्रीन कैंसर, यूटरस कैंसर जिसको बोलता है, लंग कैंसर, ईसोफेगल कैंसर, तो ये सब प्रकार के और भी कैंसर्स इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पूरे दुनिया भर में अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन नए कैंसर के केसेस और 9.7 मिलियन डेथ कैंसर के कारण रिपोर्ट की गई है 2022 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 की बात हो रही है। वर्ल्ड टूरिज्म डे को 1980 में एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि भाई टूरिज्म से बहुत फायदा होता है, इकोनॉमिकली फायदा होता है, सोशली फायदा होता है, कल्चरली फायदा होता है। कैसे इकोनॉमिकली? तो लोग आएंगे तो पैसा आएगा, जस्ट खर्च करेंगे टूरिस्ट प्लेस में जाकर। सोशली लोगों की कनेक्शन आपस में मजबूत होंगे। कल्चरली लोग अलग अलग जगह के कल्चर्स से रूबरू होंगे, राइट। 27 सितंबर को अडॉप्ट किया गया था कि भाई यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि भाई 27 सितंबर जो डेट होगी उसको हम मनाएंगे एज अ वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पर। 2024 का सेलिब्रेशन हम लोग को जॉर्जिया में देखने को मिला, जिस पर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस पर मेनली फोकस करने की बात की गई। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस मतलब कि भाई जैसे टूरिस्ट भी जो होते हैं वो किसी क्षेत्र में जाए तो गंदगी ना करें। नेक्स्ट, कोई टूरिज्म प्लेस है तो वहां पर किसी भी टूरिस्ट को परेशान ना होना पड़े, फ्रॉड ना हो उसके साथ, राइट। तो ऐसी टूरिज्म प्रैक्टिस पर फोकस करना है। और कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन की जितने भी हम लोग को सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलते हैं उनको संरक्षित करना है। अब वर्ल्ड टूरिज्म डे का सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, तो पूरे दुनिया भर के डेवलपमेंट और कल्चरल एक्सचेंज में ये फोकस करता है। इसके अंदर बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप, पब्लिक परफॉर्मेंस किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह जो होती है, टूरिस्ट प्लेस जो होती हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग
पब्लिक फंक्शंस जो है वो होते हैं। यस। और इस दिन जो है वो मेनली फोकस किया जाता है कि किस प्रकार से टूरिज्म जो है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस कर सकता है और इंश्योर कर सकता है कि फेयरली कम्युनिटीज के बीच में बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट हो। टूरिज्म का रोल जो है वो पीस प्रमोट करने के लिए भी रहता है, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अ, एक दूसरे को जब आप समझोगे तो आप और ज्यादा टॉलरेंट होगे। यस। आज की डेट में जो टॉलरेंट नहीं है लोग, क्योंकि एक दूसरे को समझते नहीं है। ये टूरिज्म के थ्रू पॉसिबल हो सकता है कि कल्चर्स एक्सचेंज के माध्यम से। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो आपको ऑलरेडी पता है आपको। 10% पूरे दुनिया भर के जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है। 10 में से एक जॉब पूरे दुनिया भर में टूरिज्म के कारण मिलती है। टूरिज्म जो हम लोग को देखने को मिलती है वो गरीबी खत्म करने का भी काम करती है, इनइक्वालिटी असमानता को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की प्रैक्टिसेस जो है वो नेचुरल को और कल्चरल हेरिटेज दोनों को प्रोटेक्ट करती है। कि कोई अगर टूरिस्ट कहीं पे जाए तो उस जगह की जो गरिमा है उसको मेंटेन करने का काम करे। गुड गवर्नेंस, एक टूरिज्म सेक्टर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो उभरता हुआ जा रहा है, संपन्न हो रहा है, ये गवर्नमेंट को भी इंकरेज करता है कि गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे टूरिज्म सेक्टर के अंदर। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो महिलाओं को भी सशक्त बनाती है। इसके अंदर लोकल कम्युनिटी जो है वो एंगेज होती है अलग अलग इनिशिएटिव्स में, जैसे ट्राइबल होम स्टे प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर। यस। इंडिया के ट्रैवल और टूरिज्म के आउटलुक के बारे में बात करें तो पूरे दुनिया भर में 39th हमारी रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में। 39th रैंक है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर जो है वो 199.6 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है 2022 में। और 17.2 बिलियन यूएस डॉलर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री से आया है अप्रैल 2000 से लेकर 2024 के बीच में। 24 सालों में 17.2 बिलियन यूएस डॉलर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री से आया है। डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो वो 250 करोड़ हम लोग को 2023 में देखने को मिले कि जो विजिट करना है, नियरली डबल हो गया 2014 से। आज की डेट में होता है ना कि लोग भाई सोचते हैं चलो वीकेंड आ गया कहीं घूम के आए चलो। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स ये भी बढ़ गया है, 9.24 मिलियन 2023 में देखने को मिला था और एक्सपेक्टेशन ये है कि 30.5 मिलियन हो जाएगा 2028 तक। फॉरेन टूरिस्ट भी हम लोग को इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट फिर भी टूरिज्म सेक्टर काफी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, स्पेशली सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड। टूरिस्ट के साथ जो है वो कई बार क्राइम होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है उनको। इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है हर जगह पर। स्किल्ड वर्कफोर्स की जो है वो शॉर्टेज हम लोग को देखने को मिलती है, चाहे वो गाइड्स हो, मल्टीलिंगुअल गाइड्स, राइट। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस होती है टूरिज्म जो है वो। ऑब्वियस ही बात है कि जैसे अभी कल ही के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लोग हिली एरियाज में कचरा वगैरह फेंक देते हैं, जिसके कारण से हिमालयन एरियाज, हिमालयन जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको वहां पर एनवायरमेंटल क्राइसिस चल रहा है। पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज ये होता ही है, टूरिस्ट जो है वो पॉल्यूशन करते हैं। बहुत ज्यादा गाड़ियां आएंगी टूरिस्ट हॉटस्पॉट में तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। यस। अब इंडिया के टूरिज्म सेक्टर के क्या क्या फायदे, एडवांटेज, लाभ हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो कल्चरल हेरिटेज इंडिया के अंदर जो है वो आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया की भाषा के बारे में बात करें, रिलीजन के बारे में बात करें, ट्रेडिशन के बारे में बात करें, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितनी भी है उसमें बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होकर जाते हैं यही सब चीजें देखने के लिए। इंडिया के अंदर बहुत फॉरेस्ट हैं, डाइवर्स इकोसिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है अलग अलग टाइप का। डेजर्ट भी है हमारे यहाँ, हिमालयस भी है हमारे यहाँ, हर प्रकार की चीज हमारे यहाँ। अफोर्डेबल ट्रैवल हम लोग को देखने को मिलता है, लो ट्रैवल कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, जो इंडिया को जो है वो अलग अलग इनकम ग्रुप के लिए एक्सेसिबल बना देती है। हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वैष्णो देवी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है इंडिया के अंदर। बहुत सस्ता है हमारा ट्रैवल। वार्म हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भवा। बट यार लोग इसको सही तरीके से फॉलो करते नहीं, लूटा मारी आज की डेट में ज्यादा है। इसको एथिकल पर्सपेक्टिव से होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में देखता हूं मैं, लोग सिर्फ अपना फायदा जो है वो देखते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट,
हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कनेक्टिविटी को और बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने पड़ेंगे। टैक्स में हम लोग को रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, राइट? जिससे कि कॉस्ट जो होती है टूरिस्ट के लिए, बिजनेसेस के लिए, वो रिड्यूस हो जाए। सेफ्टी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है वो लाए जाए टूरिस्ट की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, जैसे कि टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल बिना किसी डर के जो है वो आ जा सके किसी भी क्षेत्र में। स्किल डेवलपमेंट पर काम करना जरूरी है, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना जरूरी है, राइट? तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट के बारे में। देखो, सब्सिडीज क्या होती है मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर मेन चीज जो काम की है सुनने वाली, वो ये सुनो। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेकेंड फेज जो है वो फाइनलाइज कर रही है फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट का। इसमें इस फेज के अंदर मेनली फोकस ये किया गया है कि हम भैया सब्सिडीज काटें उस क्षेत्र से जहां पर ओवर फिशिंग हो रही है। क्या? जिस क्षेत्र में ओवर फिशिंग हो रही है, ओवर कैपेसिटी से ज्यादा फिशिंग हो रही है, तो उस क्षेत्र में हम सब्सिडी नहीं देंगे फिशरी सेक्टर के अंदर, राइट? और इससे सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस को प्रमोशन जो है वो दिया जा रहा है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और इंडिया ने भी इसी चीज पर जो है वो बात करी है, इसी चीज को लेकर। और ये कहा है कि प्रयास जो है वो लाए जाए कि हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फिशिंग फ्लीट जो होते हैं, जहाज जो हम लोग को, मतलब शिप्स जो देख रहे, शिप भी नहीं कहोगे आप उसको, ट्रॉलर बोल सकते हो आप, राइट? तो वो जो बड़े बड़े स्केल के इंडस्ट्रियल फिशिंग फ्लीट जो होते हैं, राइट, उसके पर्सपेक्टिव से हमें कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम स्मॉल स्केल फिशर जो हैं, यानी कि भाई बेचारे जो छोटे मछुआरे जो होते हैं, उनकी आजीविका को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि बड़े बड़े जो ये हम लोग को ट्रॉलर्स देखने को मिलते हैं, राइट, ये बोट्स बड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो है वो फिशिंग करती हैं, तो उनके पास इक्विपमेंट्स काफी अच्छे हैं। तो ये पूरा का पूरा खजाना, पूरा का पूरा फिश, पूरा का पूरा माल निकाल लेते हैं। खजाना मतलब फिशरी से रिलेटेड है। और इससे नुकसान जो होता है वो छोटे मछुआरों को होता है। तो अभी इस साल पर फोकस इसी चीज पर किया जा रहा है कि भाई हम लोग को फिशरी सेक्टर्स को जो है वो प्रमोट करना है, और स्मॉल स्केल फिशर जो है जो अफेक्ट होते हैं लार्ज स्केल कमर्शियल फिशिंग ऑपरेशंस के कारण, तो उनकी आजीविका को बचाना है। बस दैट्स इट, इसके अंदर और कुछ नहीं है। सस्टेनेबल फिशिंग्स पर इन्होंने फोकस किया। अप्रोक्सीमेटली 37.7% पूरे दुनिया भर का फिश स्टॉक जो है वो ओवर फिश्ड है, पता है आपको? स्टार्क जो है वो बढ़ गई है 10%। 1974 में 10% से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 37.7% जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट फंडिंग फिशरीज की पूरे दुनिया भर में 35 बिलियन यूएस डॉलर की बताई जा रही है, और 22 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो सब्सिडीज के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है। इंडिया की पोजीशन जो है वो फिशरी सब्सिडीज को लेकर जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलती है, तो इंडिया ने बोला है कि आज की डेट में इंडिया को जो है वो एक रिव्यू करने की आवश्यकता है ये फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट के मामले में। और लोएस्ट फिशरी सब्सिडी पूरे दुनिया भर में हम लोग देते हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के अंदर बताया जा रहा है कि सजेशन ये है कि $15 पर फिशर फैमिली से भी कम सजेस्ट करने की बात की गई। इंडिया ने आर्ग्यू किया है कि भाई पल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के ऊपर हमने बोला कि भाई पल्यूटर्स पे प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो नुकसान कर रहा है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो उसकी भरपाई करें। और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर कि भाई ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सभी पर एक समान जो है वो नहीं थोपी जाएगी। जो नुकसान ज्यादा कर रहा है उसको भरपाई उसको ज्यादा करनी पड़ेगी। पूरे दुनिया भर में फिश प्रोडक्शन के मामले में हम जो है वो थर्ड रैंक पे आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8% पूरे दुनिया भर का फिश प्रोडक्शन इंडिया से ही होता है। फिशरी सेक्टर को लेकर इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ब्लू रेवोल्यूशन, नील क्रांति मिशन है हमारा। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो हम लोग को देखने को मिलता है वो फैसिलिटीज फिशरी सेक्टर के लिए हमने एक्सटेंड कर दी। एक हम बिल लेकर आए हैं मरीन फिशरीज बिल 2021, फिशरीज के मैनेजमेंट के लिए। हमने पॉलिसीज भी बनाई है फिशरी सेक्टर के लिए। तो हम लोग को आज की डेट में एक बैलेंस अप्रोच लाने की आवश्यकता है, जिससे कि ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम को जो है आज की डेट में रिजॉल्व करना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर फिशिंग की हम लोग को देखने को मिल रही है। बस दैट्स इट। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हमने लगभग 100 साल का डेटा जो है वो पूरा कलेक्ट किया, हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने, और एक बेहतरीन सोलर रिसर्च जो है वो सामने लेकर आए। पहली बार हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि सन की रोटेशन स्पीड में वेरिएशन जो है वो आया है
उसके इक्वेटर और उसके पोल से, जो कि मैप किया गया है, मैपिंग में नजर आया है। तो ये बेसिकली सन जो है वो किस तरीके से काम करता है, सन का इनर वर्किंग कैसी है, सोलार डायनेमिक्स को समझने में ये डेटा जो है वो काफी हेल्प करेगा। तो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डेटा निकाला है, पूरे 100 साल के डेटा को जो है वो निकाल कर स्टडी करके ये चीज सामने लेके आए कि सन का जो रोटेशन जो है उसमें वेरिएशन, उसमें चेंजेस नजर आ रहे हैं। सूर्य का रोटेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये वेरी करता है लैटिट्यूड में, और डिफरेंशियल रोटेशन है। अब ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पता है, इसको समझना है आपको। तो देखो ऐसे समझो, ये धरती है हमारी, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी रोटेट करेगी, यस, ये पूरी की पूरी गोल घूमेगी, राइट। भाई ये पूरी की पूरी चक्कर लगाएगी ना। अब एक आप अपने हाथ में बॉल लो, बॉल लोगे तो पूरी की पूरी बॉल घूमेगी। अब ये रिसर्च ये बता रही है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, और ये सन का इक्वेटर है, इसके बीच वाला एरिया, और ये वाले एरिया जो है उसके पोल्स वाले एरिया, पोलर वाले एरिया है। तो बताओ क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इक्वेटर में अलग टाइप का रोटेशन हो रहा है, पोल्स में अलग टाइप का रोटेशन हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सन कुछ इस प्रकार का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, टुकड़ों में जो है वो बना हुआ है, यस, बोलो। तभी तो रोटेशन डिफरेंट हो रहा है ना। तो यही यहां पर देखो बताया हुआ है कि सन का रोटेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, वो लैटिट्यूड्स में वेरी करता है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है हमारे यहाँ पे इक्वेटर, तो वैसे ही वहां पर वो लैटिट्यूड्स में वेरी कर रहा है। उसका रोटेशन अलग अलग तरीके से चल रहा है, उसका डिफरेंशियल रोटेशन है। बहुत शानदार रिसर्च है स्पेस की। इक्वेटोरियल रीजन जो सन का है वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है 25 दिन में, और पोल्स को 35 दिन लग जाते हैं। तो सूर्य जो है वो पूरा एक एक नहीं है, सिंगल बॉडी नहीं है जैसे धरती है और दूसरे प्लैनेट्स है, वो अलग अलग है, कटा हुआ है। ये फिनोमेना जो है पहली बार रिचर्ड कैरिंगटन ने ऑब्जर्व किया था 19 सेंचुरी में, राइट। और इसके अंदर सोलार साइकिल और मैग्नेटिक स्टॉर्म का क्या इफेक्ट पड़ता है धरती के ऊपर, वो भी स्टडी किया गया। अब ये स्टडी जो है वो 100 साल का डेली सोलार ऑब्जर्वेशन का डेटा जो है वो निकाला है तमिलनाडु के अंदर कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी ने, जो कि एक इंस्टीट्यूट है जो कि आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और सोलार नेटवर्क सेल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब ये पूरा जो रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिला सोलार का, उसको अच्छी तरह से उसकी जांच जो है वो की गई। और सन का जो क्रोमोस्फियर हम लोग को देखने को मिलता है, एक लेयर जो होती है उसकी फोटोस्फियर के ऊपर, तो उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जांचा गया, इमेजेस कैप्चर की गई स्पेसिफिक वेवलेंथ में, और फिर फाइनली ये स्टडी सामने आ रही है। क्रोमोस्फेरिक रोटेशन की मैपिंग जो है वो की गई, डिफरेंशियल रोटेशन की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि भाई सूर्य अलग अलग तरीके से रोटेट कर रहा है, सेंटर में अलग रोटेट कर रहा है, पोल्स वाले एरिया में उसकी रोटेशन की स्पीड डिफरेंट है, राइट। तो ये फैक्ट हम लोग को देखने को रहा है। इससे और बेहतर तरीके से सूर्य को और सोलार सिस्टम को समझने में हेल्प मिलेगी, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करें, और दो फैसिलिटीज पूरे दुनिया भर में, उनमें से एक हम लोग को कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी देखने को मिल रही है, जो लॉन्ग टर्म सोलार डेटा जिसके पास है, ठीक है। 1901 में हम लोग को जो है वो देखने को मिला था कि एक एवरशेड इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी। तो उसमें यही बताया गया कि सोलार एटमॉस्फेयर में गैस के मूवमेंट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बस अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन हम लोग को देखने को लगा कि किस प्रकार से ये डिफरेंशियल रोटेशन जो है और सन की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बीच में क्या इंटरेक्शन है, उसको स्टडी करने में साइंटिस्ट को हेल्प मिलेगी। आप तो बस सिंपली बस ये चीज ध्यान में रखना कि अभी एक स्टडी सामने आई है, इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने स्टडी करी है, और डेटा हमारा निकला ये कोडाई कनाल वाले सोलार ऑब्जर्वेटरी से, जो तमिलनाडु के अंदर है। ये कोडाई कनाल नाम आ गया तमिलनाडु, तो आप लिख ही लोगे। और इसके इसमें ये चीज जो है वो सामने आ गई है कि सूर्य जो है वो लैटिट्यूड्स वाइज अलग अलग तरीके से रोटेट करता है। कितनी बढ़िया स्टडी, कितनी इंपॉर्टेंट स्टडी है। अब ये जो न्यूज आ रही है इसमें सिंपली बस ये बताया जा रहा है कि हमारी जो शुगर सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है या शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो अब रिकवर कर रही हैं। और इवन अब सरकार ये भी सोच रही है कि जो मिनिमम सेलिंग प्राइस और एमएसपी जो शुगर पर हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि फरवरी 2019 से एज इट इज है, और शुगर इंडस्ट्री बहुत समय से एमएसपी को बढ़ाने पर डिमांड कर रही है, तो इस पर अब सरकार जो है वो विचार करेगी। एक कमेटी जो है सेक्रेटरीज की जो है वो पूरी जांच जो है वो करेगी शुगर के प्राइसेस की और शुगर के एक्सपोर्ट की 2024-25 सीजन में। और गवर्नमेंट का एथेनॉल ब्रांडिंग प्रोग्राम भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से आज की डेट में प्रोडक्शन जो है वो काफी बढ़ गया है, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और
डोमेस्टिक शुगर कंजम्पशन जो है वो 28.5 मिलियन मेट्रिक टन है। तो ये सब चीजों भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इथेनॉल का प्रोडक्शन आप जानते हो, इथेनॉल के प्रोडक्शन को हम लोग को बढ़ाना है। फिर इसके अलावा हाँ, अब फायदा क्या क्या होता है शुगर इंडस्ट्री का, तो ये समझिए, शुगर इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को जॉब देती है, अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन फार्मर्स और उनकी फैमिलीज, और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 5 लाख से भी ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स को, पर्टिकुलरली यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में तो जॉब्स मिलती है। तो शुगर इंडस्ट्री से लोगों को जॉब्स मिलती हैं। वैल्यू चेन लिंकेज इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। अब शुगर केन के कल्टीवेशन से लेकर शुगर बनने तक और एल्कोहल बनने तक पूरी प्रोसेस में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है लोकल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी, और वही इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है वो देती है इसके बाय प्रोडक्ट से, जैसे कि इथेनॉल हुआ, मोलासिस हुआ, बैगेसिस हुआ, राइट, बैगेसी। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। रॉ मटेरियल, शुगर, इथेनॉल, पेपर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो मल्टी प्रोडक्ट सेक्टर ये है शुगर इंडस्ट्री। बट चैलेंजेस भी है इसमें, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। शुगर केन की कल्टीवेशन जो होता है उसको पानी बहुत चाहिए, और सीजनल नेचर जो शुगर केन का है। अब जैसे कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अगर डिले हो जाता है शुगर केन को 24 घंटे, यानी कि क्रश नहीं किया और 24 घंटे से ज्यादा डिले हो गया हार्वेस्टिंग के बाद, तो इसके अंदर सक्रोज लूज होने लगता है, यानी कि जो कंटेंट जो काम का रहता है वो लूज होने लगता है। तो ये प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लो शुगर रिकवरी रेट्स हम लोग को देखने को मिलता है। शुगर रिकवरी रेट जो है वो इंडियन मिल्स के अंदर वो स्टैग्नेंट है, 9.5 से 10% ही है, जो कि दूसरी कंट्री में 13 से 14% है, जिसको बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है शुगर इंडस्ट्री को लेकर, जैसे रंगराजन कमेटी एक हम लोग को देखने को मिली थी, जिसने रिकमेंड जो है वो किया था कि आपको जो है वो क्वांटिटेटिव कंट्रोल जो है वो लिफ्ट अप करने की आवश्यकता है, हटाने की आवश्यकता है शुगर इंपोर्ट्स के ऊपर और एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और रिव्यू करना है मिनिमम रेडिकल डिस्टेंस शुगर मिल से लेकर मतलब शुगर मिल के बीच में, यानी कि खेत और मिल के बीच में, जिससे कि मोनोपोली जो है वो प्रिवेंट जो है वो की जा सके। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है सरकार का, E20 हम लोग को जो है अचीव करना है 2025 तक। ये पहले भी कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स के तहत जो है वो शुगर सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है कि भाई कोई इसकी स्टॉक फिलिंग ना करे, जमाखोरी ना करे। तो हम लोग को इस पर रिसर्च करने की सख्त आवश्यकता है, इसकी उपज को बढ़ाने के लिए, ईल्ड को बढ़ाने के लिए। रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है, जो कि रंगराजन कमेटी का एक रिकमेंडेशन हम लोग को देखने को मिला था। और इनकरेज करो इथेनॉल के प्रोडक्शन को, जिससे कि और ज्यादा प्रोडक्शन शुगर केन का होना शुरू हो जाए। अब मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये मिनिमम वेजेस का टॉपिक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इससे रिलेटेड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने की, कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, और जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है, ये भी बताओ। ये स्टैटिक पोर्शन का एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये टॉपिक भी हम पहले कवर अप कर चुके हैं। अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मैंडेट कर दिया कि सभी के सभी फीचर फोन पता है आपको क्या होते हैं? फीचर फोन मतलब कि कीपैड्स वाले फोन, पुराने वाले फोन, और ये सपोर्ट करेंगे ऑटो रीड आउट ऑफ इमरजेंसी मैसेज इन हिंदी एंड इंग्लिश। कि भाई कोई अगर इमरजेंसी मैसेज सरकार की तरफ से आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से आता है, तो अचानक से वो स्पीकर उसका ऑन हो जाए और रीड आउट लाउड वाली सर्विस इसमें देखने को मिले। ठीक है। और भी लैंग्वेजेस जो है वो आने वाले समय में 4 लैंग्वेजेस बढ़ाने की बात करी है, हिंदी इंग्लिश के अलावा। अलर्ट सिग्नल जो है वो इमरजेंसी मैसेज का जो है वो 30 सेकेंड्स के लिए होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में। एक्ट के अंदर कहा है कि नो स्मार्टफोन और फीचर फोन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इन इंडिया विदाउट सेल्फ ब्रॉडकास्ट केपेबिलिटीज। तो भाई अगर आपको इंडिया के अंदर स्मार्टफोन को जो है वो बेचना है या फीचर फोन को बेचना है, तो उसके अंदर ब्रॉडकास्ट केपेबिलिटी होना जरूरी है। मतलब कि सरकार जिससे कि उससे कनेक्ट कर सके, ब्रॉडकास्टिंग कर सके। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है। 120 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।